हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम थर्ड पेपर फिज़िकल केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऊष्मागतिकी यानी ऊष्मा का प्रवाह। हम पढ़ते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊष्मा परिवर्तन भी होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं अक्सर ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी होती हैं, तो उसका अभिप्राय ये है कि वहाँ रासायनिक परिवर्तन के साथ कुछ ऊष्मा परिवर्तन भी हो रहे हैं। इसी प्रकार भौतिक परिवर्तन में भी आप देखें, जैसे हम जल को गर्म कर रहे हैं तो उसका एक जो है, सपोज़ मैं लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में ले जाना चाह रही हूँ, उसका भौतिक परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कर रही हूँ, तो हम उसको हीट दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम वाष्प को ठंडा करके जो है उसको लिक्विड स्टेट में लेके आए तो अगेन हीट इवॉल्व हो रही है वहाँ पे, मीन्स यहाँ भी ऊष्मा जो है वो जुड़ी हुई है। तो इसी तरह हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और हम देखेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है उस दौरान ऊष्मा जो है वो जुड़ी होती है किसी न किसी रूप से। तो इसी ऊष्मा का या हीट एनर्जी का ऊर्जा के अन्य रूपों के साथ संबंध का अध्ययन ही ऊष्मागतिकी है। ऊष्मागतिकी की विशेषता क्या है, स्पेशलिटी जो इसको एक विशेष विज्ञान का रूप देती है वो ये है कि ऊष्मागतिकी को हम यथार्थ विज्ञान, रियल साइंस कहते हैं। ऊष्मागतिकी ही पूरे विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जिसे रियल साइंस कहा जाता है। यहाँ आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आप देखेंगे हम कुछ भी इमेजिनरी केस नहीं लेंगे, कुछ भी इमेजिन नहीं करेंगे। जो कुछ हमें स्थूल रूप से, जो हमारी नेकेड आई देख सकती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी एक्सपीरियंस कर सकती है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ही हम लेंगे। और आपने लोअर क्लासेस में भी नियमों को कुछ पढ़ा है, आगे भी हम चल के ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ेंगे तो आप इनकी डेफिनेशन से लेके एप्लीकेशन सब तरफ आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगे, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो इसलिए यही इस ऊष्मागतिकी की जो है वो स्पेशलिटी है। ऊष्मागतिकी में जो है 4 नियम हमने पढ़ने हैं। शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। इसमें से शून्य व प्रथम नियम की बात हम इस क्लास में करेंगे और द्वितीय और तृतीय नियम जो है वो बीएससी थर्ड ईयर में करेंगे। पर जैसे कि अभी आपने देखा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस और सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं यूज़ है इसका, फिज़िक्स, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग सभी जगह हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं। मीन्स इट्स ए वेरी वर्सेटाइल एंड वास्ट ब्रांच। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी, ताकि हमें जो है आगे कॉन्सेप्ट्स को समझने में इजी रहे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन है मेरे पास तंत्र या निकाय। निकाय क्या है, ब्रह्मांड का वह भाग जो अध्ययन के लिए चुना हो। यानी हम किसी भी तरह की कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो जो चीज़ हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ माई सिस्टम। जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज़ आप कोई टेस्ट लगा रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जो भी रेजेंट्स डाले हैं, जो भी आपने लिया है, सोल्यूशन लिया है, उसमें कोई रेजेंट डाला है, दैट इज़ योर सिस्टम। क्योंकि आप देखेंगे कि वो रेजेंट डालने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए। इसी तरह आप कोई टाइट्रेशन कर रहे हैं तो टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर जो है आपने जो सोल्यूशन लिया है दैट सोल्यूशन इज़ योर सिस्टम। ज़रूरी नहीं कि हम लैब में ही काम करें। हम मान लीजिए बॉटनी स्टूडेंट है तो वो प्लांट ग्रोथ को स्टडी करना चाहता है तो दैट प्लांट इज़ हिज सिस्टम, क्योंकि वो उस प्लांट की ग्रोथ, उसको जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो उस प्लांट से लेगा, तो वो प्लांट उसका सिस्टम हो जाएगा। आप अपने किचन में देखें, आप कोई रेसिपी कर रहे हैं ट्राई, तो जो आपके कुकिंग वेसल के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं दैट आर योर सिस्टम। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा जो है, बस जो चीज़ आपने अध्ययन के लिए चुनी है, जिसकी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं दैट इज़ योर सिस्टम। इसलिए हमने इसकी पूरी यूनिवर्सल डेफिनेशन ली। ब्रह्मांड यूनिवर्स के भाग को कितना भी बड़ा मीन्स वो हो सकता है। सेकंड डेफिनेशन आती है पारिपार्श्विक, सराउंडिंग्स की। सिस्टम के आसपास जो भी है
यूनिवर्स, तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का समस्त क्षेत्र, क्योंकि हमने ब्रह्मांड का वह भाग लिया है जो हमने अध्ययन के लिए चुना है। तो जो हमने अध्ययन के लिए चुना है उसको छोड़ के बाकी जितना भी ब्रह्मांड है वो मेरा क्या कहलाएगा, पारिपार्श्विक सराउंडिंग्स। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ सेपरेट करेगी दैट इज़ परिसीमा, बाउंड्री। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं तंत्र है जो मेरे पास अध्ययन के लिए है, तंत्र के आसपास पारिपार्श्विक है और इन दोनों के बीच में जो है मेरे पास क्या है, परिसीमा है, बाउंड्री है। ठीक है, ये परिसीमा ज़रूरी नहीं है कि हर बार रियल हो, रियल भी हो सकती है और काल्पनिक रेखा भी हो सकती है। जैसे हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया टेस्ट ट्यूब का मैंने लैब में, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी सोल्यूशन है, जो भी रिएजेंट्स हैं वो आपके क्या है, सिस्टम है। और टेस्ट ट्यूब को छोड़ के बाकी जितनी भी लैब है, आसपास का जो भी क्षेत्र है वो आपकी क्या है, पारिपार्श्विक सराउंडिंग्स। और टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स हैं जो इस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, मीन्स टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ, दैट इज़ बाउंड्री, परिसीमा, है ना। इसी तरह मैंने सेकंड एग्जांपल लिया प्लांट का, तो प्लांट में अब कोई डिफाइंड बाउंड्री तो है नहीं, जैसे टेस्ट ट्यूब डिफाइंड बाउंड्री थी, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, हमारी बाउंड्री क्या है, काल्पनिक है। क्योंकि प्लांट ग्रोथ में प्लांट सिस्टम है, प्लांट के अलावा आसपास जितना भी सराउंडिंग है वो सारी क्या है, पारिपार्श्विक है। और जो प्लांट और सराउंडिंग्स मीन्स आसपास के क्षेत्र को जो एक इमेजिनरी लाइन सेपरेट कर रही है वो मेरी क्या है, बाउंड्री है, परिसीमा है। अभी अपन आगे चल के देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हुए बाउंड्री टर्म का हमारे लिए बहुत महत्व है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। और ये बाउंड्री मेरी रियल और काल्पनिक हो सकती है, ये रिजिड भी हो सकती है, दृढ़ हो सकती है, अदृढ़ नॉन रिजिड हो सकती है, ऊष्मा की चालक हो सकती है, डायाथर्मिक हो सकती है और इवन अचालक। रुद्रोष्म प्रकार हम आगे जाके हम एक टर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, नॉन कंडक्टिंग होगी, अचालक होगी। तो बाउंड्री किसी भी तरह की हो सकती है और ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म रहेगी। अब क्योंकि हमारा अध्ययन के लिए जो चीज़ हमने चूज़ करी है वो है हमारा सिस्टम, तो हम सिस्टम पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं और देखते हैं कि सिस्टम को हम किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने सिस्टम को 3 जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ मैटर, पदार्थ व ऊर्जा के प्रवाह के बेसिस पे हमने किया है। मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऊर्जा व पदार्थ का प्रवाह किस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता, उस बेसिस पे सिस्टम को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला है ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो क्या है, एक खुला बीकर है मेरे पास, ऊपर से बीकर में सोल्यूशन लिया है, कुछ भी आप लें, गर्म जल ले लें और ऊपर से वो खुला है। जब खुला है तो आपको पता है ये वेपर्स जो हैं वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, तो वेपर्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो ऊर्जा का भी प्रवाह हो रहा है और साथ साथ पदार्थ का प्रवाह भी हो रहा है। सेकंड केस में क्लोज सिस्टम, अब हमने गर्म जल वाले बीकर को ऊपर से वॉच ग्लास से ढक दिया है मान लीजिए, तो अब क्या होगा, क्योंकि बीकर की वॉल्स कंडक्टिंग है तो ऊर्जा का तो प्रवाह हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, पर चूंकि ऊपर वॉच ग्लास रखा हुआ है पदार्थ का वेपर्स जो है वो सिस्टम से बीकर से बाहर नहीं जा सकते, वो बीकर के अंदर ही रहेंगे। तो ये एक क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। थर्ड केस में हम ले रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र। विलगित तंत्र में आप देख रहे हैं जिस कंटेनर में, जिस फ्लास्क में मेरे पास अंदर गर्म जल है उसके आसपास की जो वॉल्स हैं वो हमने आप देखें इंसुलेटेड वॉल्स ली हैं। इंसुलेटेड जैसे थर्मस में गर्म जल हम भरते हैं, हम घर में अक्सर रखते हैं थर्मस, केटल में चाय रखते हैं, तो उसमें जो है ऊष्मा और पदार्थ दोनों का ही आदान प्रदान सराउंडिंग के साथ नहीं होता। दैट इज़ माय आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित। वो सिस्टम सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, उसमें ना तो ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है ना ही पदार्थ का प्रवाह हो सकता है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर। अब अगली क्लासिफिकेशन हम सिस्टम की करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, संगठन के आधार पर तंत्र के प्रकार। तो संगठन के आधार पर सिस्टम को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, समआंगी तंत्र होमोजेनस सिस्टम और विषमांगी तंत्र
हेट्रोजीनस सिस्टम। समआंगी तंत्र यानी तंत्र का संगठन प्रत्येक भाग में एक समान हो, जैसे कि शुद्ध गैस, ठोस पदार्थ, कोई भी शुद्ध पदार्थ, विलयन हो मेरे पास, समआंगी विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन। तो जिसमें जैसे आपके पास सपोज़ नमक का जलीय विलयन है, तो आप नमक का जलीय विलयन में आप अगर थोड़ा सा उसको टेस्ट करना चाहें, क्योंकि सिंपल जो हमारे घर में टेबल सॉल्ट सॉल्यूशन है तो उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, तो उससे हमें कंपोजिशन का आइडिया भी लग सकता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं लूँ तो अगर आप घर में थोड़ा सा नमक घोल के ग्लास में देखें और फिर आप देखते हैं कि अगर मैं उस जलीय विलयन को, नमक के जलीय विलयन का, चाहे ग्लास की टॉप से उसको टेस्ट करूं, बीच में से अगर मैं किसी तरीके से उसको ले सकती हूँ स्ट्रॉ की हेल्प से, मैं बॉटम से टेस्ट करूं, तो मुझे सब जगह नमक का टेस्ट एक समान आएगा। दैट मीन्स नमक एक समान घुला हुआ है, और वो मेरा एग्जाम्पल है समआंगी तंत्र का। इसी प्रकार गैसीय मिश्रण, गैसेज आपको पता है कोई भी गैसें हों, किसी भी रेशो में हो, वो हमेशा समआंगी मिश्रण बनाते हैं। इसका हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एयर। एयर आपके सामने अब महसूस करते हैं, सब जगह एक जैसी कंपोजिशन होती है बट लिमिटेड हाइट तक। सेकेंड इज़ विषमांगी तंत्र, हेट्रोजीनस सिस्टम। नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे तंत्र का संगठन क्या होगा, एक समान नहीं होगा, मीन्स तंत्र के विभिन्न भागों का संगठन जो है वो अलग अलग होगा। जैसे आप जो है ठोस व द्रव का मिश्रण, कोई ऐसा ठोस लें जो द्रव में घुलनशील नहीं है तो, या पार्शली सॉल्युबल है, तो उसमें जो है नीचे और ऊपर या अलग अलग भागों में संगठन जो है वो अलग अलग होगा। इसी तरह दो अविलय द्रवों का मिश्रण भी विषमांगी तंत्र की एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तंत्र के गुणों की। तो तंत्र के गुण जो हैं वो हमारे पास दो गुण हैं मेन, हमने जो पढ़ने हैं इस चैप्टर में, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव यानी गहन और एक्सटेंसिव यानी विस्तीर्ण गुण। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से। इन्हें हम विस्तीर्ण अथवा मात्रात्मक गुण भी कहते हैं। मात्रात्मक शब्द से आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये ऐसे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे मास, आपको पता है अगर हम थोड़ी मात्रा लेंगे पदार्थ की तो उसका मास कम होगा, अगर मैं ज़्यादा मात्रा में लूँगी पदार्थ तो उसका मास अधिक होगा। आयतन, अब आप एक गिलास में 10 ग्राम जल ले लें, उसका आयतन नोट करें। जल का ऑलमोस्ट 10 ग्राम का 10 ml ही होगा। 50 ग्राम ले लें तो उसका आयतन नेचुरली 50 ml होगा, 5 टाइम्स होगा। तो हम जितनी मात्रा बढ़ाते जाएंगे आयतन उतना बढ़ता जाएगा। इसी तरह हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। नाम आपको टर्म का मीनिंग बताऊं तो हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो नेचुरली जितनी ज़्यादा पदार्थ की मात्रा होगी उतना हीट कैपेसिटी का मान होगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज़ मैं 10 ग्राम जल ले लूँ और उसका ताप मुझे 1 डिग्री बढ़ाना हो, तो उसके लिए मुझे जो ऊष्मा देनी होगी, और दूसरी तरफ मैं 100 ग्राम जल ले लूँ और उसका ताप भी वही 1 डिग्री बढ़ाऊँ, तो नेचुरल है मुझे ज़्यादा ऊष्मा देनी होगी। इसका मतलब है हीट कैपेसिटी इज़ ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक मात्रात्मक गुण है। इसी तरह आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, जितनी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी उसकी आंतरिक ऊर्जा उतनी अधिक होगी। गिब्स एनर्जी, ऊर्जा के जितने भी रूप हैं सभी के सभी जो है वो हमारे मात्रात्मक गुण में आ जाएंगे। सेकंड है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विशिष्ट अथवा गहन गुण। ये ऐसे गुण हैं जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उसकी मात्रा पर नहीं। यहाँ हम मात्रा की बात नहीं करेंगे, नेचर ऑफ पदार्थ के ऊपर इनके मान डिपेंड करेंगे। जैसे ताप, ठीक है, ताप जो है, टेम्परेचर जो है वो एक मात्रा स्वतंत्र गुण, इन्हें मात्रा स्वतंत्र गुण भी कहते हैं, विशिष्ट गुण और गहन गुण भी कहते हैं। जैसे आप सपोज़ अब रूम टेम्परेचर पे मेरे पास नॉर्मल आपके पास घर में पानी है, आप इस पानी के 10 ग्राम लेके उसका टेम्परेचर नोट कर लें या 100 ग्राम लेके टेम्परेचर नोट करें, तो आपको पता है कि दोनों का टेम्परेचर सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 10 डिग्री, बस मेरा जो है वो थर्मामीटर का मरकरी जो है वो डिप होना चाहिए, तो उसमें मैं 10 ग्राम से कर लूँ या 100 ग्राम से करूँ या मैं 100 लीटर पानी में डिप कर दूँ, अगर मेरा सेम कंडीशंस में है वो पानी,
तो हर बार ताप क्या आएगा, सेम आएगा। इसी प्रकार सांद्रता जो है, ठीक है, सांद्रता टर्म जो है वो क्या है, ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या उतनी ही होगी, और 5 लीटर हम लेंगे तो वो 5 गुना हो जाएगी। तो पर लीटर जो है वो अमाउंट हमेशा वही रहेगी, वो पदार्थ की नेचर पे डिपेंड करेगा। घनत्व, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी तरह आपने जब जल का घनत्व नोट करना है या किसी भी द्रव का घनत्व नोट करना है, आप चाहे 10 ग्राम लेके उसका फिर वॉल्यूम, क्योंकि इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, या 100 ग्राम लेके कर लेंगे तो भी पर यूनिट वॉल्यूम तो वो उतना ही आएगा। इसी तरह श्यानता, प्रस्थनाव, विशिष्ट ऊष्मा, मोलर आयतन, ये सभी क्या है मेरे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं कि मात्रात्मक गुणों को हम विशिष्ट गुणों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमारे अगर ज़रूरत है, एज़ पर द नीड वी कैन चेंज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे? अगर आपके पास कोई भी मात्रात्मक गुण है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपको ज़रूरत है उसको एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ने की, तो आप क्या करें, पदार्थ की मात्रा को इकाई मात्रा में ले लें, तो वो गुण आपका विशिष्ट गुण बन जाएगा। जैसे द्रव्यमान, आपको पता है कि एक मात्रात्मक गुण है। अगर मैं द्रव्यमान को पर यूनिट वॉल्यूम ले लूँ, द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो घनत्व बन जाएगा। अभी हमने डिस्कस करा कि घनत्व क्या है, एक विशिष्ट गुण है। इसी प्रकार आयतन है, अगर मेरे पास आयतन को आयतन एक मात्रात्मक गुण है, हमने शुरू में डिस्कस करा। अगर मैं इसको विशिष्ट गुण के रूप में पढ़ना चाहती हूँ तो मैं इस आयतन को क्या ले लूँ, पर यूनिट अमाउंट, मीन्स द्रव्यमान से डिवाइड कर दूँ, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दूँ, तो वो क्या आ जाएगा, पर यूनिट अमाउंट आ जाएगा, और उसे हम बोलते हैं विशिष्ट आयतन। तो विशिष्ट आयतन क्या हो गया, एक विशिष्ट गुण हो गया। आयतन मात्रात्मक गुण है, इसको अगर मैं विशिष्ट गुण बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या पढ़ूंगी, विशिष्ट आयतन। विशिष्ट आयतन क्या होगा, आयतन डिवाइडेड बाय द्रव्यमान। इसी तरह अभी हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा था, ऊष्माधारिता एक मात्रात्मक गुण है। अगर इसी ऊष्माधारिता को अगर हम द्रव्यमान से डिवाइड कर दें और फिर उसका नाम बन जाता है विशिष्ट ऊष्मा, तो आपको नाम से भी पता चल रहा है विशिष्ट गुण है, मीन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह मुक्त ऊर्जा को अगर हम मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर दें, मोलर मास से डिवाइड कर दें, तो फ्री एनर्जी पर मोल इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, रासायनिक विभव। तो रासायनिक विभव एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपने विशेष ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं आयतन एक मात्रात्मक गुण है, विशिष्ट आयतन मात्रा स्वतंत्र और विशिष्ट गुण है। तो इस तरह से वर्ड्स पे पूरा ध्यान देना कि टर्म कौन सी यूज़ करी गई है, और हम किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव में चेंज कर सकते हैं। अगली टर्म है मेरे पास स्टेट ऑफ सिस्टम, तंत्र की अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हम बहुत यूज़ करेंगे थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हुए। तो क्या है तंत्र की अवस्था से मेरा क्या अभिप्राय है, जब किसी तंत्र के गुण निश्चित हो जाते हैं तो उसकी अवस्था निश्चित हो जाती है। यहाँ गुण निश्चित होने से मेरा क्या मतलब है, वह गुण लेने हैं जिन पे तंत्र की अवस्था निर्भर करती है, अर्थात जिनसे तंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। अवस्था गुण, उन्हें हम अवस्था चर भी कहते हैं। तो हम क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में मेनली गैसियस सिस्टम की बात करेंगे, तो हमारे पास जो है अवस्था चर कौन से होंगे, ताप, दाब, संहति, आयतन, मेन हम इनकी बात करेंगे। इसी तरह घनत्व, संघटन, मुक्त ऊर्जा आदि, इन सब से हम तंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। बट इनमें से जो मेन है वो क्या है, 3 है मेरे पास, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इनके मान अगर हमें पता है तो बाकी के मान इन्हीं से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने घनत्व नोट करना है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें पता है, तो अन्य जितने भी चर हैं उन सबको इन्हीं के आधार पे हम मान दे सकते हैं। तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं बेसिक जो है मेरे पास वेरिएबल्स। तो अगर पीवीटी के मान किसी सिस्टम के लिए निश्चित हों तो उस तंत्र की अवस्था को हम परिभाषित करते हैं पीवीटी की भाषा में, और हम कहते हैं कि सिस्टम एक गिवन स्टेट में है। आज के लिए इतना ही, इसी तरह हम आगे भी कुछ बेसिक टर्म्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे।